नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी एक और मेडिसिनल प्लांट हार सिंगार की, जिसका वैज्ञानिक नाम है निक्टेंथस अर्बोर और कॉमनली इसे हार सिंगार या कहीं कहीं पारिजात भी कहते हैं। दोस्तों, मेरे यहाँ इसे गढ़वाली में कूरी कहते हैं और एक्चुअली मेरे यहाँ ये जंगलों में वाइल्ड तौर पर बड़े बड़े पेड़ों के फॉर्म में होता है और गाँव वाले इसे कूरी का पेड़ के नाम से ही जानते हैं। बंगाली में इसके सेवली या शेफाली नाम है, जबकि उड़ीसा में इसे गंगा सेवली या जरा शेफाली नाम दिया गया है। कहीं कहीं इसे रात की रानी भी कहते हैं क्योंकि ये रात में खिलता है। लेकिन दोस्तों, रात की रानी का एक प्लांट मेरे पास है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसके पत्ते भी डिफरेंट हैं और उसके फ्लावर भी इससे डिफरेंट हैं। इस प्लांट की दो खास बातें हैं। पहला, इसका स्टेम चौकोर होता है। आपने देखा होगा कि सभी पेड़ों के तने गोल राउंड यानी बेलनाकार होते हैं, लेकिन इसका तना चौकोर होता है। और दूसरा ये कि ये रात में खिलता है और सुबह होते ही भोर की पहली किरण में ही ये अपने सारे फ्लावर गिरा देता है। ये एकमात्र ऐसा फूल है जो प्लांट से गिरने के बाद भगवान को अर्पण किया जाता है, जबकि बाकी फूलों को प्लांट से तोड़कर भगवान को अर्पण किया जाता है, क्योंकि प्लांट से गिरे हुए फूलों को जूठा माना जाता है। तो इसके पॉट साइज़ की बात कर लेती हूँ। तो पॉट इसका मैंने 10 इंच का लिया है और मुझे लगता है यही मेरा गलत डिसीजन है इस प्लांट के मामले में। और इसका ये सॉयल मिक्सचर है। सॉयल मिक्सचर मैंने 50% गार्डन सॉयल प्लस 50% काउडंग कंपोस्ट मिलाया है। पुराना काउडंग कंपोस्ट है, इसलिए आप देख सकते हैं मिट्टी का कलर बिल्कुल ब्लैक है और ऐसा लग रहा है जैसे केवल खाद ही खाद में लगा रखा हो। लेकिन इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी गुड़ाई की थी तो इसके ऊपर की सारी रूट्स टूट गई थी, यानी ये सारा गमला रूट से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसके तने की ग्रोथ है और जिस हिसाब से इसकी हाइट है, उस हिसाब से मुझे इसे थोड़ा बड़ा पॉट देना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर तो इसमें फ्लावरिंग ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग थोड़ा लेट की थी। छोटा पॉट होने का ये नुकसान है कि हमें रिपोर्टिंग बार बार करनी पड़ती है और बार बार रिपोर्टिंग करने में पौधे को भी नुकसान होता है। और पिछली बार मैंने पूरे साल भर में रिपोर्टिंग की थी, तो पूरे साल भर में एक बार भी इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मैंने इसकी जल्दी रिपोर्टिंग की थी, तो इस वजह से इस बार इसमें बम्पर फ्लावरिंग हुई है। हालांकि मैं फ्लावरिंग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब इसमें बड बन रही थी मैंने तब देख लिया था। लेकिन बड बनने के बाद जब पहली बार फ्लावरिंग ब्लूमिंग हुई तो मैं नहीं देख पाई। और फूल शुरू में बहुत ज़्यादा बल्क में गिर गए और मैं उनको सूट ही नहीं कर पाई। और मैं कम से कम 4-5 दिन के बाद ऊपर छत पे आई, तो तब मैंने देखा, तो उस समय तक इसमें फ्लावरिंग कम हो रही थी, तो वही मैं शूट कर पाई हूँ। ये इसका फ्लावर है, जिसमें कि यूनिफॉर्म सीक्वेंस में 6 पेटल होती हैं और बीच में ये ऑरेंज कलर का इसका ये फ्लावर का तना है। इसको कुछ और बोलते मैं भूल रही हूँ। और ये इस तरीके से ऑरेंज कलर का होता है, तो ये फूल को देखने में अपने आप में बहुत ही यूनिक बना देता है। इसके फूलों को खिलने का टाइम अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक होता है और ये फूल भीनी भीनी फ्रेगनेंस वाले होते हैं। तो खिलते हैं तो उस समय बहुत अच्छी खुशबू भी चारों तरफ महसूस होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पौधे को कैसे उगाया जा सकता है। तो इसको उगाने के 2 तरीके हैं। एक तो सीड से उगा सकते हैं और दूसरा हम कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो ये प्लांट नर्सरी से ख़रीदा था और अभी आप देख सकते हैं, बल्कि ये 5.5 भी नहीं, मुझे 6.5 फीट लग रहा है। अभी मेरे इस प्लांट की हाइट 6.5 फीट हो गई है। नर्सरी से मुझे ये 80 रुपये में पड़ा था और मैं जब इसे लेके आई थी तो ये करीब 1.5 फीट का प्लांट था। और बहुत इसका जो स्टेम था, ये स्टेम इसका बहुत पतला सा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेम कितना मोटा हो गया है और किसी बड़े पेड़ की तरह दिख रहा है। और मैंने जब इसकी ग्रोथ हो रही थी तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने जो है इसे करीब 2 फीट पे जाके पिंच किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पिंच भी क्या किया था मैंने, काफ़ी मोटी स्टेम हो रही थी वहाँ पे भी, वहाँ से मैंने कट कर दिया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 ब्रांच निकल के आई हैं और उसके बाद ये ब्रांचेज ऊपर जा कर के बुशी हुई है।
और ये अच्छा हुआ कि अभी जब इस बार इसमें नई ग्रोथ निकल रही थी तो उसमें मैंने पिंचिंग कर दी थी। तो पिंचिंग करने के बाद हर पान से 3-3 ब्रांचेज अलग अलग निकल के आ गई थी और अभी भी इसमें कलियां बन रही हैं। तो मैंने तो ये नर्सरी से ख़रीदा है और लेकिन इसे हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि मेरे इस प्लांट में सीड पॉट बने हुए हैं। तो ये सीड पॉट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इनके अंदर से सीड निकलते हैं। तो उन सीड्स को हम अगर बसंत ऋतु में बोएं यानी स्प्रिंग सीजन में बोएं तो आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इन सीड्स को विंटर में नहीं बोना है, क्योंकि विंटर में ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो नॉर्मली हम जिस तरीके से सीड बोते हैं उसी तरीके से इन सीड को हम स्प्रिंग सीजन में बो करके नए प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। कटिंग से जहाँ तक सवाल है तो कटिंग के लिए हमें कम से कम 6 से 8 इंच लंबा और 4 से 5 पत्ती वाला स्टेम लेना होगा और मैच्योर स्टेम होना चाहिए जिसका कि रंग ब्राउन हो। हरे रंग वाला स्टेम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हरे रंग वाला स्टेम सड़ जाता है और ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ। और हमें 2 से 3 पत्ती छोड़ करके बाकी पत्तियां हटा देनी हैं और तब हम ऐसे स्टेम को लगा देंगे तो उससे हमें नया प्लांट तैयार मिल जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक बार हमने कटिंग को सॉइल में लगा दिया तो कटिंग को छूना या हिलाना नहीं है। कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। ये थंब रूल सभी कटिंग्स के लिए है, क्योंकि कटिंग अगर एक बार हिल जाती है तो उसके बाद उसकी जो रूटिंग निकल रही होती है वो जड़ नहीं पकड़ पाती है और प्लांट तैयार नहीं हो पाता है। मैंने पहले ही कहा था कि इस प्लांट की एक ख़ास बात होती है कि इसका तना चौकोर होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें शायद क्लियर दिख रहा होगा। ये बिल्कुल एज बनी हुई है इसकी, मतलब कॉर्नर बने हुए हैं, 4 कॉर्नर। ये एक पोर्शन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये बिल्कुल ये इस कुरी के पेड़ की ये ख़ास बात होती है कि इसके तने चौकोर होते हैं। जबकि आपने देखा होगा, मैं यहाँ सामने दिखा देती हूँ, मेरा गुड़हल है, इसके जो तने हैं ये गोल गोल हैं, लेकिन इसके तने बिल्कुल चौकोर हैं, एज बनी हुई है इसमें। तो मेरे पापा जी बता रहे थे कि पुराने टाइम में गांव के जो बूढ़े लोग होते थे उनके लिए लाठी कुरी के पेड़ की बनाई जाती थी, क्योंकि ये बिल्कुल चौकोर होता है। तो ये मोटे वाले तने में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल चौकोर है। तो इसी वजह से बूढ़ों के लिए पहले लाठी कुरी के पेड़ की बनाई जाती थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो नेचुरल एज निकले हुए होते थे, ये बिल्कुल चौकोर होता था। तो इस वजह से इसी को लाठी के लिए यूज़ किया जाता था। अब हालांकि अब तो मार्केट में बनी बनाई लाठी आती हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रही थी कि इसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको सीड पॉट दिखाने वाली हूँ और मेरे इस पेड़ में इस बार बहुत सारे सीड पॉट लगे हैं। ये देखिए, ये इसका सीड पॉट है, इसके अंदर सीड रेडी हो रहे हैं। और ये तो बहुत छोटा सीड पॉट है, बड़े बड़े सीड पॉट भी हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। जैसे ये है, ये देखिए, काफ़ी बड़ा सीड पॉट है। तो इनमें सीड रेडी होते हैं। ये देखिए, ये भी सीड पॉट है। तो इसके अंदर से कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही ये सीड पॉट पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसके अंदर से सीड रेडी हो जाएंगे और उन सीड की हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितने सारे इसमें सीड पॉट रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, सीड पॉट बन रहे हैं। तो इन सीड को हम कलेक्ट कर सकते हैं और इनको हम स्प्रिंग में, अगर हम इन सीड्स को या इसे सीड कलेक्ट करके और स्प्रिंग में अगर हम इन सीड्स को बोएंगे तो 100% जर्मिनेशन होगा। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि विंटर सीजन में हमें इसके सीड्स को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि विंटर में बोया हुआ सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो आज मैंने आपको ये सीड पॉट भी दिखाया। आई होप आप में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा सीड पॉट। ये देखिए,
तो पहला तरीका तो सीड से है और दूसरा कटिंग मेथड है। तो दोस्तों कटिंग से मैंने भी प्लांट ग्रो किया है। जब मैंने यहाँ से कट किया था तो मैंने उसके बाद उसकी कटिंग लगाई थी और उसका कटिंग तैयार करके प्लांट मैंने अपनी सिस्टर को दिया था। तो उसमें भी अब इस समय बड बन रही हैं और उसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है, ब्लूमिंग होने वाली है, बड बन चुकी है उसमें भी। तो मेरी सिस्टर के पास है वो प्लांट। तो कटिंग से भी हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी हम इस प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक बार मैं इसका फुल व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, मतलब 3.5 फीट या 4 फीट तक तो मेरा गुड़हल का पेड़ है। और ये वाला प्लांट है, ये वाला हारसिंगार का प्लांट है मेरा। तो ये करीब 6.5 फीट तक है। तो ये इतना लंबा हो गया है। अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी कटिंग कर दूँगी यहाँ नीचे से ही। ये क्योंकि मेरे पास एक ये पतला वाला भी है, छोटा वाला प्लांट भी है। तो मैं इसकी पिंचिंग करती रहूँगी और इसको मैं यहीं से कट कर दूँगी। और जब इसकी इसमें नई नई ब्रांचेज आएंगी तो उनको पिंचिंग करती रहूँगी। तो इसे छोटा बना दूँगी, क्योंकि इसके लंबे होने से ये नुकसान है कि जब भी हवा चलती है तो हवा की वजह से ये पेड़ नीचे गिर जाता है और गमला टूटने का भी डर रहता है। प्लस इसके अंदर से मिट्टी भी सारी नीचे गिर जाती है और सारा गंदा भी हो जाता है। और बार बार प्लांट नीचे गिरता रहता है तो उसकी जड़ों को भी शौक लगता होगा। तो इसलिए मैं इस बार इसको और छोटा कर दूंगी। और मेरे पापा जी भी बार बार कहते रहते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है, क्योंकि मेरे पापा जी ने तो कुरी के बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे हैं अपने गांव में। तो इस वजह से उनको लगता है कि ये पेड़ तो बिल्कुल वाइडली बढ़ जाएगा और यहाँ वहाँ जड़ें फैला लेगा, उनको ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं इसको कटिंग करके अब छोटा गमले वाला ही पेड़ बना दूँगी, पौधा बना दूँगी। तो इस समय ये रात का टाइम है और मैं इस समय अपने इस प्लांट में फ्लावरिंग को कैप्चर करने जा रही हूँ। तो मैं लगभग हर ब्रांच पे आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये फ्लावरिंग हो रही है। मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ मुझे कभी भी इस पर फ्लावरिंग दिखती नहीं है, लेकिन रात में हमेशा इसमें फूल खिले हुए रहते हैं। ये अभी भी मैंने टच किया है तो कुछ फूल मेरे पैरों के सामने नीचे गिर गए हैं और ये इसमें पुराने फूल जड़े हुए हैं। ये जहाँ पे ये खाली जगह दिख रही हैं ये सब फ्लावरिंग होकर के और झड़ गई है। अब बात कर लेती हूँ रिपोर्टिंग की। तो इस बार मैंने इसकी रिपोर्टिंग जस्ट बरसात के बाद की थी। तो इस वजह से इसमें इस बार अच्छी फ्लावरिंग हुई है। जबकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग की थी और फरवरी से बरसात आते आते तक ही पूरा गमला जड़ों से भर गया था और मैंने फिर उसके बाद रिपोर्टिंग नहीं की और पिछली बार इसी वजह से इसमें शायद फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मेरा अनुभव कहता है कि जुलाई में इसकी रिपोर्टिंग कर लेना बेस्ट होता है। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। तो हालांकि मैंने 50% गार्डन सॉयल प्लस 50% काउडंग कंपोस्ट मिला करके इसका सॉयल पहले ही तैयार किया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ये प्लांट हैवी फीडर है और टाइम टू टाइम इसको चाहिए होता है फर्टिलाइज़र। तो मैं इसे मस्टर्ड हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, क्योंकि इसके फ्लावर को हम काढ़ा बनाने के लिए और इसकी पत्तियों को भी काढ़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दूँ। और अब बात कर लेती हूँ प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग बहुत मस्ट है। आप देख रहे हैं कि मैंने सही टाइम पे प्रूनिंग नहीं की तो गमले में मेरा ये प्लांट एक पेड़ जैसा बन गया है और इसकी शेप भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस प्लांट को हम दो चीज़ों के लिए प्रून करेंगे। एक तो इसको शेप देने के लिए हमें जितना बड़ा प्लांट रखना है उसके लिए हमें इसको पहले ही प्रून करके और शेप दे देनी होगी। और दूसरी प्रूनिंग हमें तब करनी है जिस समय इसमें नई ग्रोथ निकलती है। उस समय जब छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं तो हमें उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी टिप से पिंचिंग करनी है, जिससे उसमें नई नई छोटी छोटी ब्रांचेज निकलेंगी और उनमें से बहुत सारी फ्लावर बड निकलेंगी। तो फ्लावर बड निकलने से पहले भी हमें इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और शेप देने के लिए हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा सही टाइम पे इसको रिपोर्ट ना करना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से भी इसमें प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं होती है, इसको केवल सुबह की सनलाइट चाहिए होती है। तीसरा जो कारण है वो सही फर्टिलाइजेशन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर इसको उचित मात्रा में
फर्टिलाइज़र नहीं मिले तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। और लास्ट जो चौथा कारण है वो वाटर रूटीन का भी हो सकता है। अगर पानी इसमें वाटर लॉगिन हो रहा है तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, ओवर वाटरिंग और या अंडर वाटरिंग से भी कई बार हो जाता है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग डिले होती है। और जो लास्ट बात कि हम क्यों रखें हार सिंगार को अपने गार्डन में, तो दोस्तों पारिजात या हार सिंगार का जड़ से लेकर के और पत्तियों तक, टिप तक, यानी इसकी पत्तियां भी, फूल भी, स्टेम भी, सभी का मेडिसिनल वैल्यू होता है। और कुछ कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको फैक्ट्री में जाके और फिर उनसे एक्सट्रैक्ट निकाल के दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि जैसे इसका फ्लावर है, इसके फ्लावर का हम उबाल करके काढ़ा बना करके मेडिसिनल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके पत्तों को भी हम काढ़े के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हार सिंगार के फूल का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत और भार्गव पुराण में भी है। और ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र मंथन से निकला था। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है समुद्र मंथन से निकले वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष था, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख है कि ये समुद्र मंथन से निकला था और देवराज इंद्र के पास ये प्लांट था। और जब भगवान कृष्ण ने इंद्र को हराया तब यादगार के लिए पारिजात को वो अपने यहाँ ले गए और उनकी दोनों पत्नियाँ सत्यभामा और रुक्मणी इस सुंदर प्लांट को रखना चाहती थी। तो तब जो है सत्यभामा के बैकयार्ड में इस प्लांट को उनकी डिमांड पर लगाया गया। लेकिन कहते हैं कि सत्यभामा के बैकयार्ड में ये प्लांट ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन इसकी जो फ्लावरिंग होती थी वो हमेशा रुक्मिणी के अहाते में गिरती, आंगन में गिरती थी। तो अभी भी कहते हैं कि जहाँ पर ये लगा होता है ये प्लांट, वहाँ पर अपने फ्लावर न गिरा करके उससे दूसरी साइड को अपने फ्लावर गिराता है, ऐसी मान्यता है। तो बहुत ही दिव्य पुष्प माना जाता है ये और भगवान का प्रिय फूल होता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। आप समझ सकते हैं हार सिंगार का एक मीनिंग ऑर्नामेंट ऑफ गॉड भी है, यानी भगवान का हार, इसीलिए इसका नाम हार सिंगार पड़ा है। और इसके तने, पत्ती और फूल सभी का प्रयोग दवाई बनाने में होता है। और गांव में जो स्थानीय वैद्य होते हैं वो कुरी के तने, पत्ती और फूलों का दवाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि हार सिंगार के प्लांट का हर पार्ट हेल्थ के अपने हेल्थ बेनिफिट हैं। इसकी पत्तियां अलग अलग टाइप के बुखार, कफ, आर्थराइटिस आदि में काम आती हैं काढ़ा बना करके दवाई के फॉर्म में यूज़ करने के लिए। इसके फूल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी श्वास संबंधी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके स्टेम का पाउडर बना करके जॉइंट पेन और मलेरिया जैसे बुखार में बहुत काम आता है दवाई के। तो दोस्तों हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाके अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है, उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।